हाँ, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप लोग? इससे पहले मैंने आप लोगों को 18 पेज तक सभी अच्छे से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस करा दिए थे और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हमारे पास टोटल 28 पेजेस का ये 300 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन मैंने बना रखा है, ठीक है, हैंड रिटन नोट से। और लगभग 18 पेज मैंने आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। पीडीएफ भी टेलीग्राम पर अपलोडेड है, अगर आपने नहीं डाउनलोड किया तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए फिर आगे इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो कि आज का ये है कि अर्थशास्त्र में आईपीओ का अर्थ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इसका फुल फॉर्म होता है, ये याद रखेगा, ठीक है। गिल्ट एज प्रतिभूतियां क्या होती है? सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियां को हम लोग गिल्ट एज प्रतिभूतियां कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय जो शेयर बाजार है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कब स्थापित किया गया था? 1992 के अंतर्गत। बॉम्बे शेयर बाजार की जो स्थापना की गई थी वो प्रेमचंद रायचंद के द्वारा किया गया था, ये याद रखना है। वर्तमान समय में व्यापारिक तौर पर सबसे बड़ा भागीदार कौन है? यूएसए है। 1970 के दशक के बाद खदानों के आयात के जगह किन उत्पादों का आयात बढ़ गया है? तो पेट्रोलियम उत्पाद तथा उर्वरक उत्पाद का बढ़ चुका है। भारत में एक भू आबद्ध जो पतन है बंदरगाह वो कौन सा है? तो विशाखापट्टनम, याद रखना। पूंजी व्यापार के संदर्भ में संक्षिप्त नाम जो एफपीओ है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? एफपीओ तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। और आईपीओ के बारे में भी हमने बात किया, यहाँ पे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है, ये याद रखना। निविदा प्रतिक्रिया के माध्यम से प्रतिभूतियों की सार्वजनिक प्रस्ताव की सदस्यात्मक आमंत्रित करने की जो प्रक्रिया होती है उसे बुक बिल्डिंग के नाम से हम जानते हैं, बुक बिल्डिंग। निफ्टी का संबंध किससे? तो एनएससी सूचकांक है, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक से। एनएसडीएल का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, राष्ट्रीय प्रतिभूति भंडार समिति, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। निक्की की बात करें तो ये स्टॉक एक्सचेंज है, यानी टोक्यो शेयर बाजार का शेयर मूल्य सूचकांक है ये निक्की। वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क का है। नेक्स्ट है कि आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत या उपाय का उपयोग किया था? तो ग्रामीण उद्योगों की स्थापना करना इनका एक तरह से कह सकते हैं कि आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए गांधी जी ने उपाय को अपनाया था। किसको वास्तविक मजदूरी वेतन का प्रमुख निर्धारक कहा जाता है? तो मुद्रा की क्रय शक्ति को, ठीक है, मुद्रा की क्रय शक्ति को माना जाता है वास्तविक मजदूरी का प्रमुख निर्धारक। नेक्स्ट क्या है? वस्तु और सेवा कर जीएसटी की उगाही का दायित्व किस पर है? तो ये केंद्र की अप्रत्यक्ष कर है और सीमा बोर्ड शुल्क को, ये शुल्क बोर्ड को ये दायित्व दिया गया, इनके उगाही का दायित्व, ठीक है। और वैसे भी हम जानते हैं कि जो जीएसटी है वो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। सुलभ मुद्रा, चीप मनी का अर्थ क्या होता है? तो सुलभ मुद्रा, ब्याज की कम दर, उसको कहते हैं सुलभ मुद्रा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि भारत में चालू खाते पर रुपया कब मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा बन गया था? 1994 में। यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसका असर क्या होगा? निर्यात सस्ता और आयात महंगा होगा। इसका मेन जो उद्देश्य होता है वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि निर्यात को बढ़ावा देना, ठीक है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम अवमूल्यन करते हैं, भारत ने भी कई बार अवमूल्यन किया है पैसों का, तो इसका मेन उद्देश्य होता है कि निर्यात को बढ़ावा देना, राइट। अवमूल्यन का मतलब होता है कि किसी देश की मुद्रा के मूल्य में कृत्रिम रूप से कमी करना, यानी किसी देश की मुद्रा में मूल रूप से कृत्रिम कमी करना। अगर मान के चलो कि भारत के अभी वर्तमान में जो भी रुपया है, अगर उसके वैल्यू को थोड़ा कम किया जाता है तो क्या होगा कि जितने भी बाहर के कंट्रीज हैं वो निर्यात हमारे कंट्री में करने की कोशिश करेंगे, तो इससे क्या होगा कि हमारा निर्यात बढ़ जाएगा, तो हमें एक तरह से बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे यही बात होता है कि विदेशी मुद्राओं के मुकाबले मूल्य घटता है और निर्यात को बढ़ावा मिलता है, अर्थात कम मूल्य की मुद्रा के कारण देश निर्यात सस्ता हो जाता है, जिससे विदेशी खरीदार अधिक सामान खरीदते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1962 में। कल हमने आपको पंचवर्षीय योजना पर पूरा प्रॉपर वीडियो आपको प्रोवाइड करा, कंप्लीट नोट्स मैंने प्रोवाइड करा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी और मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। कल मैंने अपलोड किया, करीब आपका 33 मिनट का वो वीडियो है। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो पूरा पंचवर्षीय योजना आपका क्लियर रहेगा, कोई भी क्वेश्चन है आराम से करके आओगे, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। नेक्स्ट आता है कि ब्रेंट इंडेक्स क्या होता है? ब्रेंट सूचकांक क्या होता है? कच्चे तेल की कीमतों से ये संबंधित होता है ब्रेंट सूचकांक, ठीक है। अवमूल्यन आयात को महंगा करता है
अवमूल्यन आयात को महंगा करता है और निर्यात को सस्ता करता है। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम को भारत में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, यानी कि फेरा को फेमा में बदला गया था। नेक्स्ट क्या करें कि सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला निर्यात किसका है, तो रत्न और आभूषण का। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के जनक के रूप में किसे मानते हैं हम लोग, वी कृष्णमूर्ति को माना जाता है। ठीक है, वी कृष्णमूर्ति को माना जाता है। अर्थशास्त्र में कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि देश वही निर्यात करते हैं जो वे सबसे अधिक कुशलता और बहुविधता में उत्पादन कर सकते हैं। तो हेक्सर होलियन मॉडल जो है वो ये बात कहते हैं, वो प्रस्तावित करते हैं अपने सिद्धांत को। नेक्स्ट आता है कि एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर सरकार द्वारा प्रभावित होती है उसे प्रतिबंधित मुद्रा कहते हैं, प्रतिबंधित मुद्रा कहा जाता है। किसी वस्तु की विदेशी बाजार में जो सीमांत लागत से कम कीमत पर बिक्री शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो डंपिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, यानी किसी वस्तु की विदेशी बाजार में सीमांत कीमत से कम कीमत पर अगर उसकी बिक्री होती है तो उसे हम लोग डंपिंग कहते हैं, डंपिंग शब्द का इस्तेमाल करते हैं। भारत में विदेशी निवेश को किस नाम से जाना जाता है, एफडीआई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एफडीआई, ये याद रखना है, एफडीआई। नेक्स्ट है कि सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को हम लोग निजीकरण कहा जाता है। ठीक है, निजीकरण, सरकारी शेयरों को निजी कंपनियों के जिम्मे करना, उसी को कहते हैं निजीकरण। ठीक है, तो ये था हमारा 20 पेज तक। एक पेज और हमने लिया है, चलो उसको भी देख लेते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम अंतरिम बजट 1947 में प्रस्तुत किया गया था। इसे किसने प्रस्तुत किया था, तो आर के शनमुखन सेठी के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया था। स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी, 1948 में। हरित सूचकांक को विकसित किया गया यूएनईपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय केन्या में पड़ता है। ठीक है, केन्या में पड़ता है, ये याद रखना। जन योजना का प्रारूप किसने बनाया था, एम एन रॉय ने, वीवीआई रहेगा, एम एन रॉय ने बनाया था, इंपॉर्टेंट है। जन योजना का प्रारूप एम एन रॉय ने। अगला सवाल क्या है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सबसे ज्यादा भार किसका है, तो विनिर्माण का। ठीक है, विनिर्माण का। कौन सा वित्तीय वर्ष है जिससे जो कि सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ, तो 1991-92 में। ठीक है, 1991-92 में। किस वर्ष इंडिया ब्रांड एक्टिविटी फंड की स्थापना की गई थी, तो 1996 में। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आपने प्रीवियस पेपर में देखा होगा, अलग अलग जो प्रैक्टिस सेट भी आप सॉल्व करते होंगे तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलता है। ठीक है, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना 1996 में की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना में रोजगार मापने के लिए मानक व्यक्ति वर्ष यानी स्टैंडर्ड पर्सन ईयर को अपनाया गया था, तो 6 जो कि आपका पंचवर्षीय योजना था, छठी पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल कब होता है, तो छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हम जानते हैं कि 1980 से लेकर के 85 तक होता है। ठीक है, और छठी पंचवर्षीय योजना में ही हमारा नाबार्ड भी स्थापित हुआ था, नाबार्ड की स्थापना भी इसमें ही की गई थी। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा 1990 में महबूबुल हक ने दिया था। ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल किसने तैयार किया था, तो अशोक रुद्र और एलन एस मात्रे जो समिति जो है, इन्होंने मॉडल्स ये तैयार किया था, ओपन कंसिस्टेंसी मॉडल। चौथी पंचवर्षीय योजना आधारित थी, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना इसी मॉडल पर आधारित था, जिनका कार्यकाल होता है आपका 1969 से लेकर के 74 तक। ठीक है, 1969 से 74 तक। अगला सवाल क्या है कि काम के बदले अनाज जो कार्यक्रम है 1977-78 में स्टार्ट हुआ था, ये आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना होता है, याद रखिएगा। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना में काम के बदले अनाज कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया, आंध्र प्रदेश राइट आंसर है। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम यानी सेज एक्ट संसद द्वारा कब पारित हुआ था, सेज जो होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, ये आपका 2005 में जो कि संसद द्वारा पारित किया गया था। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर अर्थात 1944 से 46 के मध्य कुल राष्ट्रीय आय जो था वो कितना था, 4931 करोड़ रुपए, और प्रति व्यक्ति आय जो था वो आपका 204 रुपया था। अंग्रेजों ने किस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था भारत में अधिरोपित किया था, तो अर्ध सामंतवादी व्यवस्था यानी सेमी जो कि कह सकते हैं यहाँ पे फंडल इकोनॉमिक था, अर्थात इसमें सरकार व सामंत दोनों को ही अधिकार थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे मानते हैं, तो ये मार्टिन बर्ड को माना जाता है। ये आपने हिस्ट्री में भी इसको कई बार पढ़ा होगा। ठीक है, हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा।
गतिहीन विकास का अर्थ क्या होता है? वह अर्थव्यवस्था जिसमें वास्तविक राष्ट्रीय व प्रति व्यक्ति आय प्राय स्थिर रहती है उसे कहते हैं गतिहीन। मतलब कोई गति नहीं हो रहा, गतिहीन है, विकास का अर्थ ऐसा माना जाता है। राइट। तो देखिए गाइस, कुल मिलाकर हमने आज 3 पेजेस आपके साथ डिस्कस किया। ये हमारा 6th पार्ट था इकोनॉमिक्स का। टोटल इसके 8 वीडियोस आएंगे, यानी टोटल 6 हो गया, 2 और इसमें हम लोग वीडियो ऐड करेंगे। और 28 पेजेस का जो मेरे पास ये 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है वो सब कुछ आपके हाथ में होगा। ठीक है। अगर आपने पीडीएफ अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ से आपको सारा पीडीएफ हमारा मिल जाएगा। मतलब सारा का कहने का मतलब इकोनॉमिक्स के अब तक जो भी अपलोडेड है वो आपको मिल जाएगा। और बाकी सब्जेक्ट के जो भी हमारे नोट्स हैं जो आप अभी हाल फिलहाल में देख रहे हैं वो सारी चीज़ें हमारे एप्लीकेशन पर अपलोडेड हैं, और कुछ जो नया अपडेट है वो अपलोडेड हो रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।